नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई की कक्षा 12वीं के हिंदी केंद्रित के लिए प्रस्तावित पुस्तक वितान भाग 2 के दूसरे अध्याय जूझ पाठ का विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं और इस पाठ के लेखक का नाम है आनंद यादव। तो शुरू करते हैं आनंद यादव की सर्वश्रेष्ठ कृति जूझ का एक विस्तृत अध्ययन। सबसे पहले हम लोग इस पाठ के लर्निंग आउटकम्स अर्थात इस पाठ के उद्देश्यों पर विचार कर लेते हैं। पढ़ने की तीव्र इच्छा और पढ़ाने की शैली से अवगत होंगे। कहने का अर्थ ये है कि अगर एक शिष्य को अच्छा गुरु मिल जाए तो शिष्य और गुरु मिलकर कुछ इतिहास रच देते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लोग देख सकते हैं, अर्जुन को मिल गए कृष्ण गुरु के रूप में, इतिहास बन गया। स्वामी विवेकानंद को गुरु के रूप में मिल गए रामकृष्ण परमहंस, इतिहास बन गया। और सचिन तेंदुलकर को गुरु के रूप में मिल गए रामानंद अचरेकर, तो इतिहास बन गया। उत्साह आपको सकारात्मक रखती है। अगर आप में जोश है, उमंग है और लक्ष्य को पाने की चाह है तो आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। बुद्धि, संकल्प और अभ्यास छात्र के गुण होते हैं। अर्थात कोई भी स्टूडेंट है, अगर उसने संकल्प लिया है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का और लगातार वो अभ्यास कर रहा है, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि उसकी बुद्धि प्रखर 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 होती जाएगी और वो एक मेधावी छात्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। समस्याओं को पार करने के बाद ही विजय मिलती है। कहा जाता है कि अगर आप अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो वो आपको आसानी से नहीं मिलती। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इस पाठ में हम लोग इस चीज़ का मूर्त उदाहरण देखेंगे। सीमित संसाधनों से भी बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। देखिए, कहा जाता है कि सभी चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं होते या सभी लक्ष्मी के लाडले नहीं होते। आनंद यादव जो इस पाठ का मुख्य कैरेक्टर है, वो तो बिल्कुल भी लक्ष्मी का लाडला नहीं था, लेकिन हाँ, वो सरस्वती का कृपा पात्र जरूर था और उसने अपने सीमित संसाधनों से ही बड़े लक्ष्य को हासिल किया है। मित्रों का चयन समझदारी से करें। देखिए, हमारे जीवन में मित्रों की बड़ी आवश्यकता बनी रहती है। तो हाँ, हमारे मित्र कैसे होंगे, इसके सिलेक्शन में हम लोगों को बहुत ही सावधानी बरतनी है। अच्छे मित्र आपका हौसला बढ़ाते हैं, आपको बुलंदियों तक पहुंचने में मदद करते हैं। तो मित्रों का चयन बड़ी ही सावधानी से करना है। अब हम लोग आ जाते हैं लेखक परिचय पर। तो देखिए, इनका जन्म 30 नवंबर 1935 महाराष्ट्र के कोल्हापुर के कागल गांव में हुआ। इनका पूरा नाम है आनंद रतन यादव। इन्होंने मराठी एवं साहित्य में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है। स्नातकोत्तर कहने का मतलब है पीजी, या आप इसे कह सकते हैं एमए, मास्टर ऑफ आर्ट्स। डॉक्टर आनंद यादव बहुत समय तक पुणे विश्वविद्यालय में मराठी विभाग में कार्यरत रहे। इनकी लगभग 25 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उपन्यास के अतिरिक्त कविता संग्रह, एंथोलॉजी, समालोचनात्मक निबंध आदि पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं। भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित इनकी नटरंग हिंदी पाठकों के बीच काफ़ी चर्चित है। सन 1990 में इन्हें जूझ उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ हम लोग जो जूझ पढ़ने वाले हैं, वास्तव में ये जो जूझ है ये एक उपन्यास है, अर्थात एक नोवेल है जो बड़ा ही बड़ा है, विस्तृत है। लेकिन इसी उपन्यास का हम लोग एक संक्षिप्त रूप कहानी के रूप में यहाँ पढ़ेंगे। एक बड़ा ही ब्रीफ रूप हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। और इनकी मृत्यु 27 नवंबर 2016 को पुणे में हुई। और आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा जो बर्थडे है या मेरा जो जन्मदिन है वह 27 नवंबर ही है। अब आते हैं हम लोग इस पाठ के पात्र परिचय पर। तो इस पाठ में जो अहम भूमिका निभा रहा है वो है आनंद रतन यादव। हम लोग इसे आनंदा के नाम से जानते हैं, इसके टीचर इसे आनंदा के नाम से पुकारते हैं और पाठ में हम लोग इसे लेखक के रूप में परिभाषित करेंगे। रत्नप्पा ये आनंद के पिताजी हैं, जिन्होंने आनंद को चौथी के बाद ही स्कूल से निकलवा दिया है और खेतों के काम में लगा दिया है। ये है आनंद की माँ, जो चाहती है कि उसका बेटा पढ़े, मिनिमम स्टैंडर्ड 7 तक तो पढ़े।
ये है रखमाबाई। इसके पिता रत्नप्पा रखमाबाई के पास ही सारा दिन बिता देते हैं। ये है विठोबा अण्णा। ये विठोबा अण्णा गांव का एक बहुत बड़ा कारोबारी है, एक व्यापारी है, और आनंदा ये चाहता है कि पढ़ लिख कर कम से कम विठोबा अण्णा की तरह एक कारोबारी बन जाए। दत्ताजी राव सरकार ये गांव के एक रसूखदार व्यक्ति हैं और इसी की मदद से आनंदा की पढ़ाई फिर से चालू हो पाती है। ये है न वा सौंद लगेकर। यही वो शिक्षक है जिन्होंने आनंद यादव को आनंद यादव बनाया, अर्थात इनके ही सहयोग से, कोऑपरेशन से आनंद यादव साहित्य के क्षेत्र में महारत हासिल कर पाया, साहित्य के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बना पाया। यहाँ आपके लिए एक और बात जाननी आवश्यक है कि जिन व्यक्तियों के नाम के टाइटल में कर लगा होता है वो मैक्सिमम टाइम मराठी मानुस होते हैं, जैसे तेंदुलकर, जैसे जोबलेकर, जैसे लता मंगेशकर, जैसे अगरकर, अजीत अगरकर। ठीक है, तो कर टाइटल जिनका होता है अधिकतर वो मराठी मानुस ही होते हैं। अच्छा, यहाँ एक रणनवरे मास्टर है, रणनवरे मास्टर। इसके बाद एक मास्टर है मंत्री मास्टर। ये गणित पढ़ाया करते थे और आनंदा के क्लास टीचर भी थे। उसके बाद है वसंत पाटिल। ये आनंद यादव से 1 साल छोटा है और पढ़ने में बड़ा ही होशियार लड़का है। ये है चौहान नाम का एक लड़का जो बड़ा ही शरारती है, और जब आनंद यादव 1 साल के गैप के बाद स्कूल जाता है तो ये उसे बड़ा परेशान करता है। तो ये है इस पाठ के पात्र। अब हम लोग आते हैं पाठ की पृष्ठभूमि पर, बैकग्राउंड ऑफ दिस स्टोरी। जूझ मराठी के विख्यात कथाकार आनंद यादव का बहुचर्चित एवं बहुप्रशंसित उपन्यास है। इसी उपन्यास का एक अंश हम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें एक संघर्षशील किशोर के जीवन के यथार्थ का चित्रण है। इसमें बताया गया है कि अगर आप किसी प्राप्य लक्ष्य को पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं तो देर सबेर आपको आपका लक्ष्य प्राप्त हो ही जाता है। इस पाठ में आनंद यादव ने अपने बाल्यकाल में ही यह अनुमान लगा लिया था कि खेती बाड़ी में कोई खास उज्जवल भविष्य नहीं है। पढ़ाई लिखाई से वह अपने जीवन को सही दिशा और दशा प्रदान कर सकता है, और फिर उसने कुछ तरकीब लगाई जिससे उसके पिता उसे पढ़ने से रोक नहीं पाए। सतत अध्ययन और निरंतर साहित्य रचना से उनकी लेखनी में प्रांजलता आती गई और वे मराठी के एक सुप्रसिद्ध लेखक के रूप में उभर कर सामने आए। तो ये है इस पाठ की पृष्ठभूमि। अब हम लोग देख लेते हैं पाठ की छवियाँ। देखिए, ये जो बालक दिख रहा है यही है आनंद यादव, और ये अपनी माँ, जो इसकी माँ कंडे थाप रही है, अपनी माँ से कहता है कि मुझे पढ़ने का बहुत मन है, आप पिताजी से मेरी पढ़ाई के बारे में बात कीजिए। लेकिन आनंद और आनंद की माँ दोनों पिताजी से बहुत डरते हैं क्योंकि वो बहुत मारते हैं, बहुत पीटते हैं। आनंद तो डरा हुआ है ही, आनंद की माँ भी डरी हुई है। और यहीं पर ये लोग योजना बनाते हैं कि हम लोग आज रात को गांव के सबसे रसूखदार व्यक्ति दत्ताजी राव सरकार के पास जाएंगे और उनसे पढ़ाई के बारे में बात करेंगे, शायद वो हमारी कुछ मदद करे। और उनकी माँ ये प्रस्ताव मान जाती है। रात के समय यही वो रसूखदार व्यक्ति है जिनका नाम है दत्ताजी राव सरकार, और ये रत्नप्पा जो आनंद के पिताजी है उससे बातचीत कर रहे हैं। और फाइनली यहाँ पर रत्नप्पा मजबूर हो जाता है और आनंद यादव को स्कूल भेजना ही पड़ता है। यहाँ पर आनंद यादव की दरिद्रता नज़र आती है। देखिए, अगर उसके पास पेंसिल नहीं होता या पेपर नहीं होता है और उससे कुछ तुकबंदी करने का मन होता है, अगर वो कुछ तुकबंदी या कुछ रचना रच लेता है या कुछ पंक्तियाँ लिख लेता है तो उसे वो भैंस की पीठ पर किसी लकड़ी के सहारे लिख लेता है, उसे कंठस्थ कर लेता है और फिर उसे वो पोंछ देता है। इससे हमें ये पता चलता है कि वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, अर्थात जहाँ चाह है वहाँ राह मिल ही जाती है। अब हम लोग आ जाते हैं इस पाठ के सार पर। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, इस पाठ के सार को बड़ी ही गहराई से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ताकि ये पाठ का सार आपके जहन में बहुत अच्छे से बैठ जाए और
इसके बाद अगर किसी भी प्रकार का सवाल इस पाठ से पूछा जाए तो आप उत्तर देने में सक्षम हो। तो अपनी आंखें बंद कीजिए और पाठ के सार को ध्यान से सुनिए। लेखक के पिता ने कक्षा 4 के बाद उसे पाठशाला जाने से रोक लिया और खेती के काम में लगा दिया। परंतु लेखक पढ़ना चाहता है। वह जानता है कि खेती में जन्म भर काम करने के बाद भी हाथ कुछ नहीं आएगा। पढ़ लिया तो नौकरी लग जाएगी या विठोबा अण्णा की तरह कारोबारी बन जाएगा। इस बात को वह अपने पिता से कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पिता उसके पढ़ने के प्रस्ताव को सुनकर ही बुरी तरह से उसकी पिटाई करेगा। उसकी माँ भी अपने पति से उनके बेटे की पढ़ाई की बात नहीं छेड़ सकती, वरना वह उसे भी पीटना शुरू कर देगा। लेखक का मन पढ़ने के लिए बेचैन रहता है, इसलिए वह अपनी माँ को इस बात के लिए राजी कर लेता है कि वह गांव के रसूखदार व्यक्ति दत्ताजी राव सरकार से उसके पढ़ने के बारे में बात करे। माँ ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और तय यह हुआ कि आज रात को दोनों दत्ताजी राव सरकार के पास जाएंगे। माँ ने दत्ताजी राव को सब कुछ बता दिया। उसने यह भी बताया कि उसका पति सारा दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है, खेती के काम में हाथ नहीं लगाता। उसने राव को यह भी बता दिया कि खुद काम से बचने के लिए उसने लड़के को पाठशाला जाने से रोक दिया है। लेखक ने राव जी के भाव अपने अनुकूल देखकर कहा कि अब जनवरी का महीना है, अब भी यदि मुझे पाठशाला भेजा गया तो 2 महीने में मैं 5वीं की सारी तैयारी कर लूँगा और परीक्षा में पास हो जाऊँगा। इस तरह मेरा 1 साल बच जाएगा। मेरा पहले ही 1 साल बर्बाद हो चुका है। लेखक के पिता की करतूतें सुनकर राव जी को क्रोध आया। राव ने लेखक से कहा कि घर आते ही अपने पिता को मेरे पास भेज देना और घड़ी भर बाद तू भी कोई बहाना बनाकर आ जाना। उसके सामने निडर होकर जो मैं पूछूं कह देना। योजना के अनुसार लेखक की माँ ने पिता को राव जी के यहाँ यह कहकर भेज दिया कि राव साहब के यहाँ साग भाजी देने गई थी तो वह आपके बारे में पूछ रहा था और आपको बुलाया है। लेखक का पिता राव जी के बुलावे को सम्मान समझकर तुरंत चला गया। आधे घंटे बाद लेखक की माँ ने लेखक को यह कहकर भेज दिया कि माँ खाने के लिए बुला रही है। राव जी ने लेखक से पूछा, कौन सी में पढ़ता है रे तू? लेखक ने योजना अनुसार सारी बातें बता दी। इधर सरकार ने लेखक के पिता को बहुत फटकार लगाई। तब उसके पिता ने भी पाठशाला भेजने के लिए हामी भर दी। हालांकि पाठशाला भेजने के लिए पिता की कुछ शर्तें थी और लेखक ने सभी शर्तें स्वीकार कर ली। इतने लंबे अंतराल के बाद जब लेखक स्कूल गए तो कक्षा में गली के 2 लड़कों के अतिरिक्त सभी अपरिचित थे। चौहान नाम के लड़के ने लेखक की खिल्ली उड़ाई और उसका गमछा छीनकर मास्टर की मेज पर रख दिया। ऐसी स्थिति को देखकर लेखक मायूस होने लगा, पर उसने हिम्मत से काम लिया और स्कूल जाता रहा। स्कूल में मंत्री नामक मास्टर जो कक्षा अध्यापक थे और गणित पढ़ाया करते थे, उनके पिटाई के डर से कक्षा में शरारतें कम होने लगी। लेखक की दोस्ती कक्षा के मेधावी छात्र वसंत पाटिल से हुई, जो लेखक से आयु में छोटा था किंतु पढ़ने में बहुत होशियार था। वह कक्षा का मॉनिटर था, स्वभाव से शांत था, घर से पूरी तैयारी करके आता था, पहली बेंच पर बैठता था, कक्षा में उसका सम्मान था। लेखक ने भी बसंत पाटिल के समान पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा दिया। वह हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ता रहता। मन की एकाग्रता के कारण गणित समझ में आने लगा। वसंत पाटिल के समान लेखक भी लड़कों के सवाल जांचने लगा। मास्टर जी भी प्रसन्न होकर उसे आनंदा नाम लेकर पुकारने लगे। मास्टर के अपनेपन और वसंत की मित्रता के कारण उसका पाठशाला में मन लगने लगा। मास्टर न वा सौंद लगेकर मराठी के अध्यापक थे। वे बहुत तन्मय होकर साहित्य पढ़ाते थे। उन्हें मराठी और अंग्रेजी की बहुत कविताएं कंठस्थ थीं। उनका गला सुरीला था, छंद और लय का ज्ञान था। ये कविता के साथ ऐसे जुड़ते कि अभिनय करके भावबोध कराते। वे स्वयं भी कविता करते थे। कभी कभी कक्षा में अपनी कविता भी सुना देते थे।
लेखक तन्मय होकर सुनता था और यहीं से लेखक के जीवन में सफलता का प्रयाण हुआ, सफलता की शुरुआत हुई। अब लेखक खेत पर पानी लगाता या मवेशियों को चराता था, तब वह एकांत में कविताओं को मास्टर के हाव भाव, यति गति, आरोह अवरोह के साथ गाता, मास्टर की तरह अभिनय करता। उसी समय उसने अनुभव किया कि मास्टर की तरह अन्य कविताएं भी पढ़ी जा सकती है। इन कविताओं के वाचन और अभिनय का लेखक पर यह प्रभाव पड़ा कि अब उसे पानी लगाते या मवेशी चराते हुए अकेलापन महसूस नहीं होता था। लेखक अपने आप में ही मस्त रहने लगा। इस तरह से लेखक ने कविता वाचन और गायन की अपनी पद्धति सीख ली। धीरे धीरे लेखक मास्टर की अपेक्षा ज़्यादा अभिनय से गाने लगा। कविता के भाव उसके चेहरे पर आने लगे। मास्टर को लेखक का कविता गायन इतना अच्छा लगा कि पाठशाला के एक समारोह में उन्होंने छठी सातवीं के बालकों के सामने उसे गवाया। इससे लेखक में उत्साह और कविता लेखन की इच्छा और भी बढ़ गई। अतः भैंस चराते चराते फसलों पर या जंगली फूलों पर लेखक तुकबंदी करने लगा, कविताएं लिखने लगा, उन कविताओं को गुनगुनाने लगा और मास्टर जी को दिखाने लगा। लेखक को कविता लिखने की इतनी धुन लगी कि यदि कागज पेंसिल ना हो तो कंकड़ से, पत्थर की शिला पर लिख लेता या लकड़ी के टुकड़े से भैंस की पीठ पर लिख लेता। कंठस्थ होने पर उसे पोंछ देता। लेखक अपनी कविता मास्टर जी को दिखाता। कभी कभी कविता दिखाने के लिए रात को ही मास्टर जी के घर पहुंच जाता। मास्टर जी भी उसे कविता का शास्त्र समझाते, छंद लय अलंकारों का ज्ञान कराते, शुद्ध लेखन के नियम बताते, लेखक को तरह तरह की पुस्तकें देते। उन्होंने उसे कविता करने के अनेक तरीके सिखाए। इस प्रकार लेखक को मास्टर की निकटता तो मिलती ही थी, उसकी मराठी भाषा भी सुधरने लगी। शब्द का महत्व समझ में आने लगा। अलंकार, छंद, लय आदि को सूक्ष्मता से देखने का अभ्यास बढ़ा। इससे लेखक का आत्मविश्वास बढ़ने लगा और उसकी काव्य प्रतिभा में निखार आने लगा। बीतते समय के साथ ये मराठी के एक सुप्रसिद्ध लेखक बन गए। ये था इस पाठ का सार। अब हम लोग आ जाते हैं इस पाठ से जुड़े कुछ प्रश्नों पर। जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए यह स्पष्ट करें कि क्या यह शीर्षक कथा नायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। जी हाँ, इस पाठ का नाम या शीर्षक या टाइटल या कैप्शन जूझ बिल्कुल सही है, क्योंकि ये आनंद रतन यादव उर्फ आनंदा की इस चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है कि विषम परिस्थितियों में भी उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसके अपने पिता उसे स्कूल जाने से रोकते थे, बावजूद इसके वो किसी तरीके की योजना बनाकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा, पढ़ाई में रुचि रखी और मराठी का सुप्रसिद्ध लेखक बना। तो ये जो जूझ इसका शीर्षक है बिल्कुल सही है। स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। न वह सौंद लगे करके पढ़ाने की शैली, प्रोत्साहन देने की शैली, और जब आनंद यादव कुछ कविता लिख कर लाता तो उसकी कविता को और सुंदर बना देते, उसे तरह तरह के नियम बताते, अलंकार बताते, छंद, यति, गति, आरोह अवरोह शब्दों का ज्ञान कराते, जिससे लेखक को लगा कि वो खुद कविता कर सकता है। और उसने कविता की, और कुछ कविताएं तो इतनी अच्छी थी कि मास्टर नव व सौंदलकेकर ने छठी और सातवीं कक्षा के बच्चों के सामने उसे अपनी कविता गाने को कहा और इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। श्री सौंदलगेकर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। देखिए, सौंदलगेकर जो थे वो साहित्य के शिक्षक थे। उन्हें अंग्रेजी और मराठी की बहुत सारी कविताएं कंठस्थ थी। उन्होंने मराठी के बहुत सारे कवियों से मुलाकातें की थी। वो खुद भी कविता रचते थे और जब वो कक्षा में साहित्य पढ़ाते थे तो इतने भाव विभोर होकर पढ़ाते थे, इतनी यति गति लय तुक ताल छंद आरोह अवरोह का प्रयोग करके हुए बताते थे कि क्लास पूरी कवितामयी हो जाती थी। साथ ही साथ जब आनंद यादव
कुछ संदेह लेकर या कुछ कविता लेकर उनके पास जाता तो उनकी कविताओं में जो त्रुटि होती उसका निवारण भी तुरंत कर देते और कविता से जुड़ी, काव्य शास्त्र से जुड़ी कुछ किताबें भी देते। इससे ये पता चलता है कि उनके अध्यापन में बहुत विशेषताएं थी, जिसकी वजह से लेखक के मन में कविता के प्रति रुचि जाग गई। कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया? जब उनका रुझान कविताओं के प्रति नहीं था, तब खेतों में काम करते समय, ढोर चराते समय, ढोर अर्थात मवेशी चराते समय उन्हें अकेलापन बहुत खलता था। उन्हें लगता था कि कोई हो जिससे मैं बातचीत करूं। लेकिन जब कविता में उनकी रुझान आने लगी, वो खुद कविता करने लगे, तो उसे अकेलापन बड़ा अच्छा लगने लगा। वो अकेले रहते, अभिनय करते, गायन करते और अपनी कविता को प्रांजल बनाते। आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था या लेखक के पिता का? तर्क सहित उत्तर दें। अनडाउटेडली पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव सरकार का ही रवैया सही था। लेखक के पिता तो चाहते ही नहीं थे कि लेखक पढ़े लिखे, क्योंकि वो खुले सांड की तरह घूमा करते थे और अपना सारा दिन रखमाबाई के पास गुजार देते थे। उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए अपने बेटे के भविष्य को झोंक दिया था, लेकिन उनका बेटा और दत्ताजी राव का रवैया ही था जो लेखक के पढ़ने में कारगर साबित हुआ। दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी मां को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि झूठ का सहारा न लेना पड़ता तो आगे का घटनाक्रम क्या होता? अनुमान लगाए। देखिए, इसके बहुत सारे पहलू सामने आते हैं। दबाव डलवाया गया इसलिए क्योंकि लेखक के पिता ये नहीं चाहते थे कि लेखक पढ़े लिखे, इसीलिए उसकी मां और लेखक ने झूठ का सहारा लिया। यदि झूठ का सहारा नहीं लेना पड़ता तो ये हो सकता था कि लेखक आगे तो बढ़ जाते और उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि ऐसी स्थिति में ये हो सकता था कि लेखक के पिता लेखक का सपोर्ट करते कि हाँ तुम पढ़ाई लिखाई करो, और अगर लेखक का पिता उसे सपोर्ट नहीं कर रहा होता पढ़ाई लिखाने में और ये लोग दबाव नहीं डलवाते तो डेफिनेटली आनंद यादव अपना सारा जीवन खेती बाड़ी के कामों में ही लगा देते और शायद ही आज हम उनके बारे में पढ़ रहे होते। तो ये था इस पाठ से जुड़ा प्रश्न अभ्यास। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।